Hello everyone, we are going to start class 7th NCERT Geography chapter 5 water। इसे एक ही वीडियो में हम ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। तो देखो, जब भी हमारे दिमाग में पानी के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में कई इमेजेस आ जाती है। जैसे हो सकता है हम किसी रिवर के बारे में सोचने लग जाए, वाटरफॉल्स, नल के पानी के बारे में सोचने लग जाए। बच्चों को तो पसंद भी है रेन वाटर, जब भी बह रहा हो तो उसमें अपनी पेपर बोट्स को चलाना। लेकिन देखो, ये सब पानी आता कहाँ से है, ये पानी जाता कहाँ पर है? रेन वगैरह का ये सब पानी आता कहाँ से, जाता कहाँ से, ये हम देखो। तो जो पानी होता है ना, उसको सन की हीट जो होती है उसका इवेपोरेशन कर देती है और वो वाटर वेपर बन जाता है। और जब ये वाटर वेपर कूल डाउन हो जाते हैं, मतलब ठंडे हो जाते हैं, तो वो कंडेंस होकर क्लाउड्स बनाते हैं। और ये क्लाउड्स ही है, क्लाउड से ये पानी जो है ना लैंड पर रेन, स्नो या स्लीट के फॉर्म में गिरता है। लैंड पर भी गिरता है, सी पर भी गिरता है। तो ये जो प्रोसेस है ना, जिसमें ये कॉन्टिन्यूसली पानी की फॉर्म चेंज होती रहती है और ये जो वाटर है ये सर्कुलेट होता रहता है ओशियंस, एटमॉस्फेयर और लैंड में, इसे कहते हैं वाटर साइकिल। ये आपको डायग्राम के थ्रू वाटर साइकिल समझाई भी हुई है। अब देखो, हमारी जो अर्थ है ना वो एक टेरेरियम की तरह है। अब टेरेरियम क्या होता है? तो जैसे घरों के छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं ना, उनको कैद करने का, मतलब उनको रखने का एक आर्टिफिशियल सा इंक्लोजर होता है। जैसे इस फिगर में आपको दिखाया हुआ है एक टेरेरियम। तो अभी मैं आपको समझाऊंगी। तो देखो, जो पानी है, ये पानी हो सकता है कि कई सेंचुरी से या उनसे पहले से भी एग्जिस्ट कर रहा हो और आज भी एग्जिस्ट कर रहा है वही पानी। तो देखो, जो पानी सपोज हरियाणा में किसी फील्ड को इरिगेट करने के लिए यूज हो रहा हो, तो हो सकता है वही पानी, सेम वही पानी पहले अमेजोन रिवर में बह रहा हो आज से 100 साल पहले। तो ऐसा हो सकता है। तो जो मेजर सोर्सेस है ना फ्रेश वाटर, रिवर्स, पॉन्ड्स, ग्लेशियर्स वगैरह। तो देखो, जो ओशनिक बॉडीज है और सी है, उनके अंदर ना सोल्टी वाटर है, मतलब नमक ज्यादा है। तो ये जो पानी ज्यादा नमक या सैलीन इसलिए क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, मतलब ज्यादा क्वांटिटी में सॉल्ट्स है, डिजॉल्व सॉल्ट्स। और ये सॉल्ट्स कौन से हैं? ये सॉल्ट ना ज्यादातर तो सोडियम क्लोराइड ही है। सोडियम क्लोराइड मतलब जो हमारा कॉमन टेबल सॉल्ट होता है, जो हम घरों में यूज भी करते हैं। इस मैप में आपको मेजर सीज, लेक्स और रिवर्स वगैरह दिखाई हुई है। अब मैं आपको टेरेरियम समझाता हूँ, टेरेरियम कैसे बनाना होता है। देखो, टेरेरियम आप समझ तो गए कि एक आर्टिफिशियल एनक्लोजर है छोटे प्लांट्स रखने के लिए। तो आप क्या करो, एक जार लो, कांच का जार लो, और उसको 1/4 भर दो सिर्फ सॉइल से। और फिर उस सॉइल के ऊपर एक छोटी सी लेयर खाद की, मतलब हमस की लगा दो, हमस की बिछा दो। और फिर उसमें एक बड़ा प्लांट उगा दो और उसके साइड में ही छोटे छोटे प्लांट्स उगा दो। फिर इन प्लांट्स को ना आप बस थोड़ा सा पानी से स्प्रे कर देना। अब इस जार को जब आप क्लोज कर दोगे ना, तो ये देखो, जो प्लांट्स आपने लगाए हैं, इनके लीव्स और सॉइल से जब पानी इवेपोरेट होएगा, तो वही सेम पानी कंडेंस होकर इनमें गिर भी जाएगा, पानी के ड्रॉपलेट्स। तो ये एक तरह से टेरेरियम हो गया, इसमें पानी एस्केप नहीं कर रहा, पानी अंदर दिखाया हुआ है। अब देखो, अब हम जानेंगे कि हम इतना सारा पानी यूज क्यों नहीं कर पाते, जो ओशियंस वगैरह में भी है। तो देखो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज, तो हम सबको अच्छी तरह से पता है कि हमारी अर्थ सरफेस का 3/4 तो वाटर से ही कवर्ड है। लेकिन इतना सारा पानी होने के बावजूद भी, मतलब लैंड से भी ज्यादा तो पानी है, लेकिन फिर भी कई कंट्रीज को वाटर स्कैरसिटी का खतरा क्यों है और झेल भी रहे हैं वाटर स्कैरसिटी। तो इसका रीजन देखो ये है। इस टेबल से हमको समझ आ जाता है कि जो पानी है ना ज्यादातर, वो बेशक 3/4 वाटर है, लेकिन वो ज्यादातर ओशियंस या फिर सीज वगैरह में है। तो ये देखो, ओशियंस में कितना सारा पानी है, 97.3%। तो ये इतना सारा पानी जो है, ये तो सलाइन वाटर है, सोल्टी वाटर है, इसको तो हम यूज ही नहीं कर सकते। तो ये बचा थोड़ा सा पानी, जो आइस कैप्स, ग्राउंड वाटर, फ्रेश वाटर लेक्स और इनलैंड सीज, सॉल्ट लेक्स, एटमॉस्फेयर, रिवर्स में, ये सब फ्रेश वाटर है, ये हम यूज कर सकते हैं। लेकिन इसमें से भी हम काफी पानी यूज नहीं कर सकते। जो ये फ्रेश वाटर जो थोड़ा सा बचता है ना, इसमें से भी हम काफी पानी यूज नहीं कर सकते। अब सलाइनिटी क्या होती है आप जान लो। तो सलाइनिटी होती है, आपके पास 1000 ग्राम्स वाटर है, तो उसमें कितना अमाउंट ऑफ सॉल्ट प्रेजेंट है ना, वो होती है उसकी सलाइनिटी। तो सपोज जो एवरेज सलाइनिटी ओशंस की है ना, वो है 35 पार्ट्स पर 1000, मतलब कि 35 ग्राम से लगभग 1000 ग्राम्स में, इस तरह से। तो अब देखो, ये कमाल का फैक्ट है कि इसराइल में जो डेड सी है ना, उसकी सलाइनिटी काफी ज्यादा है। उसकी सलाइनिटी है 340 ग्राम्स पर लीटर ऑफ वाटर, मतलब कि 1000 ग्राम पानी में 340 ग्राम सॉल्ट है। तो ये सलाइनिटी काफी ज्यादा है। स्विमर्स जो होते हैं ना, स्विमर्स इस पानी में फ्लोट करते हैं आराम से, क्योंकि इसमें सॉल्ट कंटेंट ज्यादा है, तो उसके कारण ये पानी डेंस है ज्यादा। अब जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको एक आप एक्टिविटी के थ्रू समझ लो, थोड़ा समझने में आपको इजी हो जाएगा। आप काम करो कि 2 लीटर पानी लो।
अब मान लो कि ये जो 2 लीटर पानी आपने लिया है ये ना अर्थ के सरफेस का टोटल पानी है। अब इस 2 लीटर पानी में से सिर्फ 12 चम्मच पानी निकाल लो, 12 स्पून पानी निकाल लो एक बाउल में। तो देखो जब अब ये जो बच गया ना पानी, ये वो पानी है जो कि सॉल्टी वाटर है ओशंस और सीज का। तो ये तो हम कंज्यूम ही नहीं कर सकते, सलाइन वाटर है, मतलब इतना सारा पानी तो हम यूज ही नहीं कर सकते। अब जो 12 स्पून हमने निकाला था ये है फ्रेश वाटर। अब देखो ये 12 स्पून भी है ना, वो देखो 12 स्पून में से 9 स्पून तो आइस कैप्स में है, मतलब ये जो नॉर्थ पोल साउथ पोल पे बर्फ ढकी हुई है, तो हम ये भी यूज नहीं कर सकते ज्यादातर। सिर्फ 2 स्पून, मतलब 2 लीटर में से 2 स्पून ये ग्राउंड वाटर ये हम यूज कर सकते हैं, लेकिन ये भी जल्दी जल्दी खत्म हो रहा है। हाफ स्पून जो है वो है फ्रेश वाटर लेक्स में, और एक ड्रॉप, सिर्फ एक ड्रॉप है रिवर्स में। तो पानी वास्तव में कीमती है, काफी प्रीशियस है। तो वाटर हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल है, क्योंकि हमारी प्यास को कुछ बुझा सकता है तो वो सिर्फ वाटर ही है। जब भी प्यास लगेगी तो जूस पी के, ऑरेंज जूस पी के, इस तरह की कोई भी चीज पी के प्यास नहीं बुझ सकती। तो वाटर काफी प्रीशियस रिसोर्स है, और आज हम वाटर को काफी केयरलेसली यूज कर रहे हैं। इस बात का हमें ध्यान देना चाहिए और पानी को बचाना चाहिए। अब देखो ओशन सर्कुलेशन, तो जब भी आप देखना कभी बीच पर गए हो, तो कभी आप सी शोर पर चलोगे तो आपको अच्छा फील होगा। जो वेट सैंड है बीच की, उधर ठंडी ठंडी हवाएं जो चल रही है, सी बर्ड्स है, और सॉल्ट की जो स्मेल आती रहती है, म्यूजिक भी होता है वेव्स का, मतलब वेव्स की जो सुंदर आवाज होती है, ये सब हमें काफी अच्छा लगता है। लेकिन देखो जो पॉन्ड्स और लेक्स में काम वाटर होता है, मतलब ये तो ठहरा हुआ पानी होता है, लेकिन ओशन का जो पानी होता है ना वो कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहा होता है, कभी भी स्टिल, मतलब कि कभी भी ठहरता नहीं है ये पानी, कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहा होता है। ये जो मूवमेंट्स होती है ना ओशंस में, इनको 3 तरीके से ज्यादा ब्रॉडली कैटेगराइज कर सकते हैं। 3 मूवमेंट्स ब्रॉडली कैटेगराइज कर सकते हैं, वो है वेव्स, टाइड्स और करंट्स। इन तीनों के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। देखो मार्च 22 मार्च हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड वाटर डे की तरह, जहाँ पर हम हमेशा याद करते हैं इस बात को कि पानी को कंजर्व करना है हमें अलग अलग तरीकों से। हम देखो वेव्स वगैरह के बारे में पढ़ते हैं। तो देखो जब भी आप बीच पर थ्रो बॉल खेलोगे, मतलब वॉलीबॉल थ्रो बॉल वगैरह खेलोगे, तो आपकी बॉल कभी पानी में चली जाए तो क्या होएगा? आप देखोगे कि ये बॉल वापस पानी के बहाव के साथ ही वापस बीच पर आ गई। तो ये जो होता है ना, ये जो वाटर होता है सरफेस पे ओशन के, ये राइज और फॉल ऑल्टरनेटिवली करता रहता है, और इसको कहते हैं वेव्स, इन्हें कहते हैं वेव्स। वेव्स तब बनती है जब विंड्स चल रही होती है ना, वेव्स उनके कारण बनती है। अक्रॉस द ओशन सरफेस जो विंड्स चल रही होती है उनके कारण से वेव्स बनती है। जितनी स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो करेगी, मतलब चलेगी, उतनी ही बड़ी वेव बनती जाएगी। अब एक स्टॉर्म का टाइम होता है ना, स्टॉर्म में विंड काफी हाई स्पीड से ब्लो कर रही होती है, तो उसके कारण काफी बड़ी बड़ी वेव्स बनती है, और इनके कारण काफी डिस्ट्रक्शन भी हो जाती है। एक अर्थक्वेक आ जाता है, या कभी वोल्केनिक इरप्शन हो जाए, या फिर अंडर वाटर स्लाइड, मतलब कि पानी के सरफेस के नीचे अगर लैंडस्लाइड हो जाए, तो इसके कारण काफी अमाउंट में जो ओशन का पानी होता है ना वो शिफ्ट करता है। इसका रिजल्ट क्या है? एक बहुत बड़ी टाइडल वेव बनती है जिसे कहते हैं सुनामी। सुनामी हो सकता है 15 मीटर ऊंची हो, बन जाए। तो जो लार्जेस्ट सुनामी मेजर की गई है ना वो है 150 मीटर हाई, 150 मीटर हाई। और ये जो सुनामी की वेव्स होती है ना, ये 700 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा की स्पीड पर चलती है। और ये जो सुनामी थी ना, देखो 2004 की जो सुनामी आई थी, इसके कारण काफी डैमेज हुआ था, और जो इंडिया के कोस्टल एरियाज थे ना उधर बहुत ज्यादा डैमेज हुआ था। अंडमान और निकोबार पे जो इंदिरा पॉइंट है ना वो पूरी तरह से सबमर्ज, मतलब कि पानी में डूब गया था इस सुनामी के बाद। सुनामी एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब होता है हार्बर वेव्स, क्योंकि ये वेव्स जो होती है ना वो हार्बर्स को डिस्ट्रॉय कर देती है जब भी आती है। अब देखो सुनामी, द अर्थ पेंडेमोनियम। देखो सुनामी या फिर हार्बर वेव कह लो, ये ना इंडियन ओशन को स्ट्रक करती है, मतलब इंडियन ओशन पर अटैक करती है 26 दिसंबर 2004 को। ये वेव्स आई क्यों थी? ये आई थी क्योंकि ना एक अर्थक्वेक आया था जिसका एपिसेंटर सुमात्रा की वेस्टर्न बाउंड्री पर था। तो इसके कारण ये सुनामी जनरेट हो गई थी। ये मैग्नीट्यूड जो था इस अर्थक्वेक का वो 9.0, मतलब 9 था रिक्टर स्केल पर। तो क्या हुआ इससे? जो इंडियन प्लेट है ना, मतलब कि अर्थ के नीचे जो मैंने आपको क्रस्ट मेंटल वगैरह समझाया था ना, तो ये जो प्लेट्स होती है, तो जो इंडियन प्लेट थी ना वो बर्मा प्लेट के नीचे चली गई थी। इससे क्या हुआ कि सी फ्लोर में एक मूवमेंट हुई जिसके कारण एक अर्थक्वेक आ गया। तो ओशन का जो फ्लोर था ना वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो गया, 10 से 20 मीटर नीचे की दिशा में डिस्प्लेस हो गया। तो इसके कारण काफी ज्यादा पानी वो जो नीचे हो गया था ना फ्लोर, उस गैप को फिल करने के लिए गया, दौड़ा, मतलब उस एरिया की तरफ। तो इससे क्या हुआ, काफी वाटर मास जो था ना, जो साउथ या साउथ ईस्ट एशिया का वाटर मास था वो इधर की तरफ आने लगा।
तो इस लैंड मास के आने के कारण तो ये जब आ रहा था ना स्पीड से, तो वाटर काफी मतलब कोस्ट लाइन को स्ट्रक कर गया इंडिया की। ये सुनामी वेव्स 800 किलोमीटर की स्पीड से आ रही थी, 800 किलोमीटर पर आवर। तो ये स्पीड जो होती है कमर्शियल एयरक्राफ्ट की स्पीड से होती है, और इन वेव्स के कारण आइलैंड जो इंडियन ओशन के कई आइलैंड्स थे ना वो पूरी तरह से मतलब तबाह हो गए थे। और जो अंडमान और निकोबार आइलैंड्स पे इंदिरा पॉइंट था ना, जो कि साउदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का, वो पूरी तरह से डूब गया था। अब देखो क्योंकि ये वेव्स थी, ये वेव्स अर्थक्वेक के सेंटर जो कि सुमात्रा में था, उधर से अंडमान और श्रीलंका की तरफ से आई, तो इनकी जो लेंथ थी ना वो डिक्रीज हो रही थी। डिक्रीजिंग डेप्थ ऑफ वाटर के साथ इन वेव्स की लेंथ डिक्रीज हो रही थी, और जो ट्रेवल स्पीड थी ना वो भी 700 से 900 किलोमीटर से घटकर सिर्फ 70 किलोमीटर पर आवर हो गई थी। सुनामी वेव्स मतलब 3 किलोमीटर की गहराई तक कोस्टल लाइंस पर ट्रेवल कर रही थी, जिसके कारण 10,000 से ज्यादा लोग मारे गए, 10,000 से ज्यादा लोग मारे गए, और लाखों घरों को इससे नुकसान हुआ। इंडिया में जो वर्स्ट अफेक्टेड एरियाज थे ना इससे, वो थे कोस्टल एरियाज थे, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला और पुडुचेरी के, और अंडमान और निकोबार आइलैंड्स भी इससे काफी इफेक्ट हुए थे। तो क्योंकि देखो अब एक बात है ये जानने की, ये जो अर्थक्वेक होता है ना इसको हम एडवांस में तो प्रेडिक्ट कर नहीं सकते, लेकिन फिर भी एक पोटेंशियल सुनामी की सुनामी आने वाली है इसका नोटिस 3 घंटे पहले ही दिया जा सकता है। तो ऐसे अर्ली वार्निंग सिस्टम्स है ना ये सब पैसिफिक ओशन में तो लगाए हुए हैं, लेकिन इंडियन ओशन में नहीं है। तो सुनामी जो है वो इंडियन ओशन में रेयर ही होती है, क्योंकि साइज्मिक एक्टिविटी कम होती है। पैसिफिक ओशन में ज्यादा होती है साइज्मिक एक्टिविटी, और इंडियन ओशन में साइज्मिक एक्टिविटी कम होती है। तो ये जो सुनामी जो कि साउथ या फिर साउथ ईस्ट एशियन कोस्ट की तरफ आ रही थी ना जल्दी से दिसंबर 2004 में, ये काफी डिवास्टेटिंग सुनामी मतलब कि बहुत ज्यादा खतरनाक सुनामी थी। लास्ट के 100 सालों में सबसे ज्यादा खतरनाक सुनामी थी, बहुत ज्यादा खतरनाक सुनामी थी। और इसके कारण जो काफी लाइफ का और प्रॉपर्टी का डैमेज हुआ ना, वो उसका मेन रीजन क्या था? लैक ऑफ मॉनिटरिंग, नजर ना रखने की कमी थी। अर्ली वार्निंग सिस्टम्स या फिर नॉलेज नहीं थी इंडियन कोस्ट वेलर्स पे, मतलब कि जो भी ये इंडिया के लोग रहते हैं ना कोस्ट पे, इनके अंदर भी नॉलेज नहीं थी। तो कभी भी सुनामी आती है ना, तो इसकी पहली इंडिकेशन तो ये होती है कि जो कोस्टल रीजन पर ओशन का पानी होता है ना या फिर सी का पानी होता है वो जल्दी जल्दी कम होने लगता है, और उसके बाद एक खतरनाक वेव आती है। ये पहली इंडिकेशन है सुनामी की। तो देखो ऐसा जब इंडिया वाली कोस्ट पे हुआ ना, मतलब अपने देश में हुआ 2004 में, तो हुआ क्या? ये देखकर लोगों ने इसको पहचाना नहीं कि एक सुनामी आने वाली है, बल्कि लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया कि ये कोई चमत्कार हो रहा है, इसको कोई मिरेकल समझने लग गए। तो इसको मिरेकल समझने लग गए तो लोग बल्कि कोस्ट लाइन से दूर होकर किसी ऊंची जगह पर बचने की बजाय कोस्ट लाइन पर ही इकट्ठे हो गए। तो जिसके कारण जब वो खतरनाक सुनामी आई तो वो लोग मारे गए। तो ये काफी कुछ ना हमारी नॉलेज की कमी थी इंडियंस में, तो इसके कारण भी काफी जाने गई थी। आगे से हमको ध्यान रखना है। अब हमने वेव्स के बारे में पढ़ लिया। अब टाइड्स। तो टाइड्स क्या होती है? देखो ओशन का जो पानी होता है ना वो दिन में 2 बार राइज भी करता है और फॉल भी करता है, इसे कहते हैं टाइड। हाई टाइड कब होती है? जब शोर होती है ना, जब शोर के हाईएस्ट लेवल तक पानी पहुंच जाता है तब हम उसको कहते हैं हाई टाइड। और जब लो टाइड कब होता है? जब पानी का लोएस्ट लेवल हो शोर पे, तब हम उसको कहते हैं लो टाइड। और पानी इसमें कम होता है शोर की तरफ से। अब देखो ये आपको मैकेनिज्म समझ आएगा टाइड्स का। तो देखो जो ग्रेविटे, ये तो होती है नीप टाइड का डायग्राम देख लो और स्प्रिंग टाइड का। अब मैं आपको ये दोनों समझाता हूँ। तो देखो जब स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल आता है, ग्रेविटी तो समझते हो ना आप, तो जब एक स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल आता है सन का और मून का अर्थ के सरफेस पे, उसके कारण से टाइड्स बनती है। तो जो पानी होता है ना अर्थ का, वो मून की तरफ दो जो पानी होता है मून का, वो मून की तरफ चला जाता है जब मून का इन्फ्लुएंस होता है। जब मून की ग्रेविटेशनल फोर्स का इन्फ्लुएंस होता है तब वो मून की तरफ जाता है, और इसके कारण बनती है हाई टाइड। तो फुल मून या फिर न्यू मून डेज होते हैं ना, फुल मून डेज या फिर न्यू मून डेज होते हैं, तो उसमें सन, मून और अर्थ सेम लाइन में होते हैं, और हाई टाइड्स मतलब, और टाइड सबसे ज्यादा हाई तब होते हैं। ये आप फिगर में देख लेना। ये स्प्रिंग टाइड्स में देखो, ये सन, मून, ये सब एक लाइन में है। जब फुल मून और न्यू मून के दिन होते हैं तब इन्हीं दिनों में हाईएस्ट टाइड्स बनती है। इन्हीं टाइड्स को कहते हैं स्प्रिंग टाइड्स। लेकिन देखो जब मून अपने फर्स्ट और लास्ट क्वार्टर में होता है तब जो ओशन का पानी होता है ना वो डायगोनली अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, क्योंकि सन और मून का जो ग्रेविटेशनल पुल है इसके कारण लो टाइड जनरेट होती है। ये वाला केस देखो आप।
अब सन और मून, सन की ग्रेविटेशनल फोर्स इस तरफ है, ये दिख रहा है आपको एरो, और मून की इस तरफ है। थोड़ा डायगोनल पुश आएगा ना एक तरह से, मतलब पुश लगभग इस दिशा में इस तरह से आएगा। तो ये जो पुल आता है तो इसके कारण लो टाइड्स बनती है और इन्हें कहते हैं नीप टाइड्स। तो हाई टाइड तब बनती है जब न्यू मून या फुल मून हो, और बाकी टाइम बनती है नीप टाइड, लो टाइड। हाई टाइड्स जो होती है ना वो नेविगेशन में हेल्प करती है, मतलब कि शिप्स या फिर बोट्स वगैरह को रास्ता दिखाने में हेल्प करती है, क्योंकि देखो जो हाई टाइड्स होती है इसके कारण से शोर्स पर पानी का लेवल बढ़ता है, तो जो शिप्स होती है ना ये हार्बर पे बहुत इजीली आ सकती है इससे। और हाई टाइड्स फिशिंग के लिए भी बेनिफिशियल होती है, क्योंकि ज्यादा फिशेस जो होती है ना वो शोर के नजदीक आ जाती है जब हाई टाइड होती है, और इसके कारण से जो फिशरमैन होते हैं ना वो अच्छे तरह से फिशेस को पकड़ पाते हैं। और देखो कई जगहों पर ना ये जो राइज और फॉल ऑफ वाटर होता है, तो ये जो टाइड्स होती है ना इसी को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करते हैं लोग, करते हैं। तो ये भी एक काफी अच्छी टेक्नोलॉजी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है इस तरह से। अब हम तीसरी मूवमेंट पढ़ रहे हैं, ओशियन करंट्स। तो देखो जैसे नदी होती है, नदी फ्लो करती रहती है ना अपनी स्ट्रीम में, तो वैसे ही ओशियन करंट्स क्या होते हैं, जो भी स्ट्रीम ऑफ वाटर कॉन्स्टेंटली फ्लो कर रही होती है ना ओशन के सरफेस पर एक डेफिनेट डायरेक्शन में या फिर पर्टिकुलर डायरेक्शन में, वो होते हैं ओशन करंट्स। तो ओशन करंट्स हो सकता है वार्म या कोल्ड, दोनों तरह के होते हैं, मतलब गर्म भी ठंडे भी। तो जनरली देखो जो वार्म ओशन करंट्स होते हैं ना ये यूजुअली इक्वेटर की तरफ होते हैं, मतलब इक्वेटर की तरफ बनते हैं और पोल्स की तरफ मूव करते हैं, पोल्स की तरफ मूव करते हैं और इक्वेटर की तरफ बनते हैं। और जो कोल्ड करंट्स होते हैं ये पोलर रीजन जो होता है ना उधर का पानी हायर लैटिट्यूड्स से, मतलब ट्रॉपिकल या फिर लोअर लैटिट्यूड्स की तरफ लेके आते हैं, मतलब पोल्स वाले रीजन से ट्रॉपिकल रीजन्स की तरफ पानी लेकर आते हैं। तो जो लेब्राडोर ओशियन करंट है ना वो तो है कोल्ड करंट, और जो गल्फ स्ट्रीम है उसमें है वार्म करंट। तो जो ओशन करंट्स जो होते हैं ना ये टेम्परेचर कंडीशंस को भी इन्फ्लुएंस करते हैं एक एरिया के। तो वार्म करंट्स जो होते हैं वो वार्म टेम्परेचर लाते हैं लैंड सरफेस पर, और जो एरियाज जहाँ पर वार्म और कोल्ड करंट्स मिल जाते हैं ना वो बहुत अच्छे फिशिंग ग्राउंड्स बनाते हैं, मतलब वहाँ पर फिशिंग काफी इजीली हो जाती है। तो देखो जो सीज है जापान और नॉर्थ अमेरिका के, वो इस तरह के सबसे बढ़िया एग्जांपल है, इधर अच्छी फिशिंग कैच मिल जाती है क्योंकि इधर वार्म करंट्स और कोल्ड करंट्स मिल जाते हैं, तो एक अच्छा फिशिंग ग्राउंड बनता है यहाँ पर। और देखो ये जो एरियाज होते हैं ना जहाँ पर वार्म करंट और कोल्ड करंट मीट करते हैं, तो इधर अक्सर फॉगी वेदर, मतलब कि धुंध या फिर ओस वाला वेदर भी रहता है, तो इसके कारण नेविगेशन में दिक्कत आती है। इस फिगर में आपको ओशियन करंट्स काफी इजीली मतलब समझ आ जाएंगे। जैसे देखो ये गल्फ स्ट्रीम दिखाई हुई है, हमने पढ़ा था। तो दूसरा हमने क्या पढ़ा था, लेब्राडोर वाली स्ट्रीम, वो आप ढूंढना ही आपके लिए मतलब एक टास्क है। चलो ये रही, इधर कोल्ड, ठीक है। अब देखो एक तरह से एक्टिविटी से भी आप समझ सकते हो कि ये वार्म करंट्स और कोल्ड करंट्स का कंसेप्ट। तो देखो आपको क्या करना है, एक बकेट लेनी है और उसको 3/4 पानी से भर देना है। अब आपको एक तरफ तो डाल देनी है इमर्शन रोड, मतलब पानी को गर्म करने वाली जो रोड होती है ना उसकी हेल्प से एक तरफ से पानी को गर्म करना है, और बकेट के दूसरी तरफ आपको एक आइस ट्रे रख देनी है। तो इससे क्या होगा, एक तरफ गर्म गर्म करंट आ रहा है, एक तरफ कोल्ड करंट आ रहा है। अब आपको रेडिंग डाल देनी है बस पानी में, तो आपको पाथ ऑफ करंट पता लग जाएगा, मतलब कि करंट किस डायरेक्शन में जा रहा है, इसका आपको समझ आ जाएगा कन्वेक्शन के प्रोसेस के थ्रू। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर पूरा हो गया। थैंक यू। एक रीडिंग आप भी कर लेना, बिल्कुल पूरा हो जाएगा।